हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षावास पर। मेरा नाम है मोहम्मद नवाजिश और मैं आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा, आप कह सकते हो कि सोसाइटी से रिलेटेड है। आप उससे अगर कनेक्ट करना चाहोगे तो इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हो। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिकली जो बात हमारी होने वाली है वो बात होने वाली है कि भारत के अंदर अगर हम इनकम की बात करें या फिर वेल्थ की बात करें, आप लोगों की आय की बात करिए, संपत्ति की बात करिए, तो उसमें जो इनइक्वालिटी है या फिर आप कह सकते हो जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में, टुवर्ड्स अ लेस पुअर एंड मोर इक्वल कंट्री। ठीक है, अब ये बेसिकली है क्या, इस आर्टिकल में क्या चीजें बताई गई हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। ओवरव्यू इसका ये है कि एक संस्था आप कह सकते हो जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ठीक है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ये एक तरीके से आप कह सकते हो एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर है। इसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उस रिपोर्ट का नाम है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 टू 2023, द राइज ऑफ बिलियनियर राज। ठीक है, ये उसका टाइटल है। और इस रिपोर्ट में काफी सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर जो इनकम के लेवल्स हैं उसमें हमें डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। अगर हम वेल्थ की बात करें, ठीक है, तो वेल्थ का जो कॉन्सेंट्रेशन है, संपत्ति जो लोगों के पास मिलती है, उसमें किस तरीके से असमानताएं देखने को मिलती हैं। इसमें बात की गई है कि अगर हम भारत को चीन और वियतनाम जैसे देशों के साथ अगर कंपेयर करें तो उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से ग्रो हुई और इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो हुई है ना। वहां पर इनकम लेवल्स जो हैं वो किस तरीके से इंक्रीज हुए, इंडिया में किस तरीके से इंक्रीज हुए। और इस आर्टिकल में चर्चा की गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, एचडीआई के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। देखिए, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ये एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर है। इसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की और रिपोर्ट का नाम क्या था? रिपोर्ट का नाम था आपका इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 टू 2023, द राइज ऑफ बिलियनियर राज। ठीक है, अब आपको रिपोर्ट से ही, उसके टाइटल से ही समझ में आ गया होगा कि बेसिकली बात क्या हो रही है। अब देखो, इसमें जो टाइम स्पैन लिया गया है वो 1922 से पूरा 2023 तक का, यानी कि लगभग लगभग 100 साल का टाइम स्पैन लिया गया है इस रिपोर्ट में। तो अब अगर इस रिपोर्ट की बात करें, इसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं, उनके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इसमें आता है कि भाई इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी कितनी है। मतलब भारत के अंदर, भारत में अगर आप देखोगे जितने भी लोग रहते हैं उनके अंदर उनकी जो आय है, उनकी जो संपत्ति है, उसमें क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि 2022-23 के अगर आंकड़ों को देखा जाए, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हो लेटेस्ट हैं, रीसेंट फिगर्स हैं, ये फिगर्स हमें ये बताते हैं कि भारत की जो नेशनल इनकम है ना, जो राष्ट्रीय आय है, उस नेशनल इनकम का 22.6%, 22.6% केवल और केवल जो टॉप 1% पॉपुलेशन है उसके पास में। यानी कि आप यहां से ये समझिए कि भारत की कुल आबादी को आप 100% ले लीजिए। ठीक है, और भारत की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसको आप 100% ले लीजिए। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि आबादी का जो शीर्ष 1% है ना, 1% जो लोग हैं उनके पास में अगर आप देखोगे नेशनल इनकम का कितना हिस्सा जा रहा है, राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा जा रहा है। और ये पिछले 100 साल की अगर हिस्ट्री देखी जाए, 100 साल का इतिहास अगर देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो जो टॉप 0.1% है, यानी कि 1% से भी आप और नीचे चले गए, टॉप 0.1%, उनको अगर आप देखोगे तो उनको 10% नेशनल इनकम जाती है। यानी कि देखो, सबसे पहले तो आपने बात की 1% की,
1% के पास कितना है, 22.6% इनकम जा रही है। ठीक है, अब इस 1% में भी अगर आप 0.1% देखोगे ना, जो सबसे ऊपर के हैं उनके पास देखोगे तो अकेले इतने लोगों के पास नेशनल इनकम का कितना हिस्सा जा रहा है, 10% हिस्सा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर यह आ जाता है कि भारत के अंदर अगर इनकम के लेवल्स की बात करोगे तो उसमें इक्वालिटी नहीं है, उसमें हमें बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी, असमानताएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि ये जो परसेंटेज है कि भाई ऊपर के जो 1% लोग हैं उनके पास 22.6% इनकम जा रही है, ये शेयर जो है ये दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे ज्यादा है। मतलब किसी दूसरे देश में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता कि टॉप 1% के पास कितनी इनकम जा रही है, 22.6% इनकम जा रही है। ठीक है, अगर हम वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें, देखो वहां पर तो बात इनकम की हो रही थी, आय की हो रही थी, यहां बात हो रही है धन की, यहां पर बात हो रही है संपत्ति की। तो अगर आप धन या संपत्ति की बात करोगे ना, तो जो टॉप 1% का शेयर है, जैसे वहां पर हमने टॉप 1% का शेयर देखा किसमें, इनकम में देखा, यहां पर अगर वेल्थ की बात की जाएगी ना, तो वेल्थ की बात में हमें यह देखने को मिलता है कि टॉप 1% का जो शेयर है वो 2022-23 में कितना था, 40.1%। यानी कि हमारे देश के अंदर कुल जितनी वेल्थ है, कुल जितना धन है, कुल जितनी संपत्ति है, अगर उसको 100% मान लोगे ना, तो 1% लोगों के पास इसमें से कितनी वेल्थ है, 40.1%। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी के जो 99% लोग हैं ना, 99% लोग हैं, उन 99% लोगों के पास कितना बचा, 60%। ठीक है, यानी कि 40% केवल 1% लोगों के पास में। अब अगर हम शेयर ऑफ वेल्थ की बात करें और हम 1% ना लेकर के टॉप 10% को लेकर के चलें, ठीक है, शीर्ष के जो 10% है उनको लेकर के चलें, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि उनकी जो हिस्सेदारी थी ना 1961 में कितनी थी, 45%। यानी कि टॉप के जो 10% लोग हैं उनके पास 45% वेल्थ थी, 45% संपत्ति थी हमारे देश की। अगर 1961 की बात करोगे, 2022-23 में आते आते ये बढ़कर के कितनी हो गई, 65% हो गई है। यानी कि सीधे सीधे हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, हमें देखने को मिल रहा है कि वेल्थ एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, संपत्ति का संचयन हो रहा है, धन का संचयन हो रहा है। और किसके पास में, जो हमारे देश के अंदर जो टॉप 10% लोग हैं, इनकम के लेवल पर बात करिए, वेल्थ के लेवल पर बात करिए, जो शीर्ष के लोग हैं ना, टॉप जो बैठे हुए हैं इकोनॉमिक स्टेटस में, उनके पास जो वेल्थ है वो 45% से बढ़कर के कितनी हो गई है, 65% हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो सबसे निचले पायदान पर 50% लोग बचे, ठीक है, और जो आपका मिडिल ग्रुप है ना, मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो 40% है हमारा, तो अगर वहां पर आप देख रहे हो टॉप 10 जो था भाई, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर 1961 में, 1961 में टॉप 10 के पास में कितना था, 45% था, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी लोगों के पास कितनी वेल्थ थी, 55%। ठीक, अब क्या हुआ, 2023 का अगर आप आंकड़ा लेकर के चलोगे तो उनके पास 65% है, समझे, यानी कि इनका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज घट करके कितना रह गया है, 35% रह गया है। समझ में आ गई बात, यानी कि 90% लोगों के पास में जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, वो 55% से घट करके कितनी हो गई है, 35% हो गई है। और टॉप 10% के पास में बढ़ करके 45% से कितना हो गया है, 65% हो गया है। ठीक, एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश के अंदर अगर टोटल एडल्ट्स की बात करोगे ना, जो वयस्क लोग हैं वो कितने हैं, 92 मिलियन है, 92 मिलियन लोगों की बात हो रही है, एडल्ट्स हैं। उन 92 मिलियन लोगों में से 10,000 इंडिविजुअल्स, 10,000 लोग ऐसे हैं जिनकी एवरेज वेल्थ अगर आप देखोगे ना, औसत संपत्ति अगर आप देखोगे तो कितनी है, 22.6 बिलियन रुपीस।
22.6 बिलियन रुपीस उनकी एवरेज वेल्थ है। एवरेज, ये सिर्फ 10,000 लोगों की बात हो रही है, समझ में आ रही है बात। और एवरेज इंडियन से अगर आप तुलना करोगे ना, एक आम जो भारतीय है उससे अगर तुलना करोगे तो उसकी तुलना में 16,763 गुना ज्यादा है। समझ में आ गई बात, 16,763 गुना ज्यादा। तो ये आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं? ये आंकड़े हमें ये बता रहे हैं कि एक तरफ हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम आर्थिक वृद्धि और विकास की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बड़ी होती जा रही है। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ तो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी बड़ी होती जा रही है ना। धीरे धीरे हम आर्थिक आयाम पर देखोगे तो एक के बाद एक पायदान चढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी बता रही है कि चाहे वो इनकम की बात हो और चाहे वो वेल्थ की बात हो, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो वितरण है हमारे समाज में, वो इक्वल नहीं है, वो समान नहीं है, बल्कि उसमें बहुत ही ज्यादा हमें एक तरीके से कहोगे स्टीप, स्टार्क डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें तो ऐसा नहीं कि भारत है ना दुनिया में सबसे ज्यादा असमानताओं वाला देश है। अगर आप संपत्ति या धन की असमानताओं की बात करोगे तो इसमें ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे जो देश हैं वो बहुत आगे हैं। जैसे ब्राजील में अगर आप देखोगे ना तो यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलती है कि ब्राजील के अंदर 85.6% वेल्थ, 85.6% वेल्थ जो है वो शीर्ष 10% के पास में है। अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करोगे तो 79.7 यानी कि ऑलमोस्ट 80%। तो यहां पर आप देख रहे हो कि भाई हमारे यहां तो यह आंकड़ा 65% का है, उनके यहां पर यह आंकड़ा 80%, 85% का है। ठीक है, तो इसमें जो हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि 1961 से अगर 2023 के बीच में देखा जाए तो जो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है भारत के अंदर, संपत्ति का जो एक संग्रहण है, संचयन है ना, शीर्ष के लोगों के अंदर, वो लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन जैसे वेल्थ में मैंने आपको बताया कि अगर आप धन की बात करोगे, संपत्ति की बात करोगे, तो दुनिया में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी हैं जहां पर ये चीजें और ज्यादा है। लेकिन इनकम इनइक्वालिटी की अगर बात की जाए, आय कि एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है, तो उसमें जो असमानता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाहे आप साउथ अफ्रीका से कंपेयर करिए, चाहे आप ब्राजील से कंपेयर करिए, यूएस से तुलना करिए, किसी भी देश में इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आय के दृष्टिकोण से उतनी असमानताएं नहीं हैं जितनी असमानताएं भारत के अंदर हैं। और देखो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर टॉप 10% लोग जो हैं, ठीक है, शीर्ष के जो 10% लोग जो हैं, अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा इनकम, ठीक है, बहुत ज्यादा इनकम को क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं, ठीक, और बाकी की जो 90% पॉपुलेशन है उनको उतनी इनकम मिल नहीं रही है। तो लॉजिक ये कहता है, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स भी अगर आप पढ़े होगे या जानते होगे तो आप इतना तो लॉजिक लगा सकते हो कि भाई अगर इन 10% के पास इनकम का हिस्सा ज्यादा जा रहा है और बाकी के 90% के पास में कम जा रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि इन 10% की जो वेल्थ है, इनकी जो संपत्ति है, वो संपत्ति और बढ़ती चली जाएगी, है ना, क्योंकि इनको तो सरप्लस मिल रहा है ना, इनको जो इनकम मिल रही है वो बहुत ज्यादा मिल रही है। बाकी 90% पब्लिक के साथ क्या हो रहा है भाई? इनको उतनी इनकम मिल ही नहीं रही कि बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करें, बहुत ज्यादा लैंड वगैरह परचेज करें या बहुत ज्यादा एसेट्स अपनी बना लें। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट ये कहती है कि 2014-2015 से लेकर के 2022-23 तक का अगर हम टाइम देखें तो ये हमें बताता है कि जो टॉप एंड इनइक्वालिटी है, वो टॉप एंड इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा तेजी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और रिपोर्ट कहती है कि ये क्या है? बिलियनियर राज है।
यानी कि जो बिलियनियर्स है ना, जिनके पास बिलियंस में पैसा है, उनका राज हमें देखने को मिल रहा है। और कहा जा रहा है कि ये ब्रिटिश राज में जो एक तरीके से बिलियनियर राज था, या फिर आप कहोगे जो वेल्दिएस्ट लोग थे, उनका जो डोमिनेंस था, उसके कंपैरिजन में भी ये डोमिनेंस और ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो असमानताएं बढ़ने से होगा क्या। असमानताएं अगर बढ़ेंगी तो चाहे आप ग्रोथ की बात करिए और चाहे आप पॉवर्टी रिडक्शन की बात करिए, ये दोनों ही चीजें बेमाने हैं। भाई एक बड़ी सीधी सी, एक बहुत ही सिंपल सी चीज आ जाती है कि हम जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं कि देश के अंदर आर्थिक वृद्धि हो रही है, हम बोलते हैं कि हमारे यहां पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, इन तीनों ही क्षेत्रों की बात करिए, कृषि की बात करिए, विनिर्माण की बात करिए, या फिर सेवा क्षेत्र की बात करिए, ये तीनों ही बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मतलब सरल भाषा को लेकर के चलते हैं, बहुत ज्यादा इनकम यहां से जनरेट हो रही है, बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन वो पैसा जो आपकी ज्यादातर आबादी है, उस आबादी तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो अगर उस आबादी तक नहीं पहुंचेगा तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उन लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। आप कैसे ये कह सकते हो कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ेगा, उनका जीवन का स्तर बढ़ेगा। आप कैसे ये कह सकते हो कि जो गरीब तबका है वो गरीबी से बाहर निकल करके आ जाएगा। भाई गरीबी से बाहर निकल करके तभी आएगा ना जब उसकी इनकम बढ़ेगी, जब उसकी आय बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। अगर हम भारत के अंदर 1960 से लेकर के 1980 तक का दशक देखें ना, ये जो दो आप कह सकते हो डेकेड्स थे, इन डेकेड्स में हमें देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटी जो है वो घट रही थी, यानी कि असमानताओं में कमी आ रही थी। और क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो हम एक तरीके से कहोगे कि ग्रोथ का जो मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे थे, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई गरीबी को कम किया जाए और इनइक्वालिटी जो है, असमानताएं जो है वो उनको घटाया जाए। लेकिन फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि 1980 के दशक में आते आते हम लिबरलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, उदारीकरण की तरफ चले जाते हैं। 1991 में आप देखोगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ जाते हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, एलपीजी आ जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, तो उदारीकरण भी हो जाता है, ठीक है, निजीकरण भी हो जाता है और वैश्वीकरण भी हो जाता है। और तब से हम देखते हैं कि 1991 से 1991 से हमारे देश के अंदर चाहे इनकम की इनइक्वालिटी हो या वेल्थ की इनइक्वालिटी हो, ये तेजी से क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। अब अगला पॉइंट यहां पर यह आता है कि देखिए, जब भी आप इनकम की बात करते हो या वेल्थ की बात करते हो और इनइक्वालिटी की बात होती है, तो इन चीजों को जोड़ा जाता है, इन चीजों को कनेक्ट किया जाता है किसके साथ? इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ। यानी कि आर्थिक वृद्धि के साथ आप जोड़ेंगे और मानव विकास के साथ आप जोड़ेंगे, है ना। अभी चर्चा करेंगे पूरा इस पर डिटेल में, आप देखोगे। जैसे अगर हम भारत की औसत आय की बात करें, इंडिया की जो एवरेज इनकम है, अगर उसकी बात करोगे तो 1975 तक, 1975 तक भारत की नेशनल इनकम में जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी ना, वो ग्रोथ उतनी ही थी जितनी ग्रोथ चाइना में हो रही थी, जितनी ग्रोथ वियतनाम में हो रही थी। यानी कि यहां पर हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, इंडिया का कंपैरिजन हो रहा है वियतनाम के साथ और चाइना के साथ। तो 1975 तक तो हमें यही देखने को मिल रहा था। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर सेंचुरी में, यानी कि अगले 25 सालों में क्या होता है? अगले 25 सालों में हमें देखने को मिलता है कि चीन और वियतनाम में जो एवरेज इनकम थी ना, वो भारत के कंपैरिजन में 30 से 50, 35 से 50% ज्यादा इंक्रीज हुई। यानी कि हमारे यहां पर इनकम में जो भी इंक्रीमेंट हुआ, उससे 35 से 50% ज्यादा इंक्रीमेंट होता है किसके अंदर? चाइना के अंदर और वियतनाम के अंदर। ठीक है, अगर 2000 के बाद बात करोगे आप, ठीक है, मतलब अगर हम इस सेंचुरी में देखें तो इस सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि चाइना की जो इनकम है ना, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू होती है और इंडिया की इनकम, यानी कि भारत में लोगों की जो एवरेज इनकम है ना, उसका 2.5 गुना हो जाती है। देखो 1975 तक हम बराबरी पर चल रहे थे,
अगले 25 सालों में हम पिछड़े, वहां पर 35 से 50% इनकम ज्यादा हो गई लोगों की। और 2000 के बाद में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो इनकम है वो चाइना में जो एवरेज इनकम है लोगों की वो 2.5 गुना ज्यादा हो गई, किससे? भारत के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन चाइना में एक चीज देखने को मिली कि वहां पर इनकम बढ़ी तो तेजी से, लेकिन वो इंक्रीमेंट जो हुआ वो ब्रॉड बेस्ड था। ब्रॉड बेस्ड का मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों की इनकम बढ़ी। ब्रॉड बेस्ड मतलब सोसाइटी का एक लार्ज सेक्शन है, एक बड़ा हिस्सा है जिसकी इनकम में, जिसकी आय में क्या हुई? वृद्धि हुई। अगर आप 2022 का आंकड़ा देखोगे तो 1%, टॉप 1% का जो शेयर है इंडिया में, ठीक है, वो चाइना के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो 50% ज्यादा है। मतलब चाइना में, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन में बिल्कुल इक्वल सोसाइटी है ना, वहां पर सबके पास इक्वल इनकम है, इक्वल वेल्थ है, नहीं, परफेक्ट सोसाइटी कोई भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि हमारे यहां पर जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास में जितनी इनकम का हिस्सा जाता है उससे अगर आप चाइना को कंपेयर करोगे तो चाइना के कंपैरिजन में भारत में वो जो हिस्सा है वो 50% ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट इन कंपैरिजन टू चीन, ओके, इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया इज मोर, ठीक है, हमारे यहां पर ज्यादा है। चाइनीज इकोनॉमी को अगर देखोगे तो उसमें जो चीज हमें देखने को मिलती है ना, वो ये देखने को मिलती है कि उनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी हाई रही है ना, जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो काफी हाई रही, बहुत तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो की है। लेकिन इनकम इनइक्वालिटी की बात करोगे तो उसमें हाई ग्रोथ नहीं थी, उसमें मॉडरेट ग्रोथ थी। यानी कि अर्थव्यवस्था तो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन इनकम के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो उतना तेजी से इंक्रीज नहीं हो रही थी। ये हमें चाइना में देखने को मिलता है। भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में जो ग्रोथ है वो मॉडरेट है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से नहीं बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ तो मॉडरेट हुई, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करोगे, आर्थिक असमानताओं की बात करोगे, तो वो तेजी से क्या हुई हैं? बढ़ी हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। अब बात आती है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे है ना, भाई हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हम देखते हैं या फिर इनइक्वालिटी में रिडक्शन की बात करते हैं, आप अगर इन दो देशों को लेकर के चलें तो इन दो देशों को हम अचीव कैसे कर सकते हैं? आप इन्हें अचीव कर सकते हो जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करोगे, आप इन्हें अचीव कर सकते हो जब पॉवर्टी रिडक्शन पर आप काम करोगे। बहुत नॉर्मल सी बात है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप चाहते हो कि वो डेवलप्ड हो जाए, जैसे हम इंडिया में एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं ना कि भाई 2047 तक भारत की इकोनॉमी को हमें क्या करना है? हमें डेवलप्ड बनाना है, विकसित बनाना है। भारत सरकार ये एक लक्ष्य लेकर के चल रही है। तो इस टारगेट को, इस लक्ष्य को हम कैसे अचीव करेंगे? क्या आप ये कह सकते हो कि भारत के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट पर हम फोकस ना करें? लोगों की हेल्थ, लोगों की एजुकेशन, लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, है ना, अगर हम बोलें कि भाई हमारी आबादी का ज्यादातर तबका एक लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पर जीता रहे और हम डेवलप्ड हो जाएं, या फिर हमारी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबी में, गुर्बत में जीता रहे और हम डेवलप्ड हो जाएं, पॉसिबल नहीं है। अगर आपको उस स्टेट पर पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो मासेस है ना, जो हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन है, जिसको आप देखोगे उनके पास इनकम का लेवल कम है, उनके पास वेल्थ कम है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लो है, हमें उन पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेंगे तभी हमारी इकोनॉमी क्या हो सकती है? आगे बढ़ सकती है, ठीक है। और यही चीज चाइना और वियतनाम जो है वो सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट की बात करें तो देखो, ज्यादातर देशों में ये चीज देखने को मिलती है कि ज्यादातर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करते हैं। जीडीपी कितना तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना, जीडीपी में कितना इंक्रीज हो रहा है, आप उस चीज पर फोकस तो करिए, लेकिन उससे पहले आपका फोकस किस पर होना चाहिए? ह्यूमन डेवलपमेंट पर होना चाहिए।
यानी कि जो आपका मानव विकास है ना वो ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू इनकम ग्रोथ। हां, ये बात अलग है, आप एक डिबेट इसमें शुरू कर सकते हो कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहां पर बात यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आपकी इकोनॉमी का साइज इंक्रीज हो रहा है, एवरेज इनकम आप देख रहे हो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हो कि इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। ज्यादातर इनकम जो टॉप 1% या टॉप 10% लोग हैं उनके पास में पहुंच रही है, ज्यादातर वेल्थ जो है वो टॉप 1% या 10% लोग हैं उनके पास में पहुंच रही है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट उतना इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान रखना। अब जैसे थोड़ा सा अगर हम स्टेट्स के लेवल पर बात करें ना, तो स्टेट्स के लेवल पर हमें यह देखने को मिलता है कि भारत में कुछ ऐसी स्टेट्स रहीं, अगर आप पिछले 3 दशकों की बात करोगे, जहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही वो 7% से ज्यादा रही। ठीक है, और क्योंकि उनके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट पर वो फोकस कर पाए। अगर इन स्टेट्स की बात करोगे तो जैसे केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, कर्नाटका, साउथ में इन सब स्टेट्स की बात करिए, वेस्ट में आप देखोगे महाराष्ट्र है, गुजरात है, नॉर्थ में आप पंजाब और दिल्ली की बात कर लीजिए। ये सब ऐसे राज्य हैं जिनमें पिछले 3 डेकेड्स में अगर आप देखोगे तो इनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो काफी तेजी से ग्रो की हैं और इन्होंने काफी हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर या ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम किया है। दूसरी तरफ ऐसे भी हमारे यहां पर राज्य हैं जिन्हें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर देखोगे तो काफी पिछड़े हैं। इनमें आप देखोगे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, ओडिशा, यूपी, राजस्थान, ये सब वो राज्य हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं। क्यों पिछड़े हुए हैं? क्योंकि इनमें अगर आप ग्रोथ रेट की बात करोगे तो ग्रोथ रेट जो है वो यहां पर लेस देन 5% है, 5% से कम हमें देखने को मिलती है। लास्ट में हम आ जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पर। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है 2023-24 की वो ये कहती है कि 193 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 134 है। अब अगर हम भारत को देखें तो हम कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में, लेकिन एचडीआई में आप देख रहे हो कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ये तो बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, उनके कंपैरिजन में हम लोग पीछे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है इंडिया में लेकिन वो ह्यूमन डेवलपमेंट में ट्रांसलेट नहीं हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट में देखो क्या चीजें आ जाती है भाई, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, आप देखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आ जाता है, इसमें नॉलेज एजुकेशन इंडेक्स आ जाता है कि भाई स्कूलिंग के एक्सपेक्टेड ईयर्स कितने हैं, ठीक है, या फिर आप कहोगे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है। इसके अलावा देखोगे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसमें जीएनआई इंडेक्स आ जाता है यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये सारी चीजें मिलकर के एचडीआई को बनाती हैं। अब इसमें एक चीज आती है कि देखो गरीबों की अगर आप बात करोगे तो उनके बारे में एक चीज होती है कि भाई गरीबों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? धीरे 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 चीजें उनके पास तक पहुंचेंगी, ट्रिकल डाउन होंगी चीजें, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है, लोग अगर पैसा कमाएंगे तो पैसा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गरीबों के पास तक पहुंच जाएगा, भाई उनको भी रोजगार मिलेगा, सब चीजें। तो यहां पर पॉइंट ये आता है कि पुअर जो है उसको वेट नहीं करना पड़े, भाई उसको भी कंट्री के रिसोर्सेस पर, देश के संसाधनों पर उनका भी उतना ही हक है जितना जो आप कहोगे कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, उनका है। तो फिर जो निचला तबका उसको वेट क्यों करना पड़ेगा? हाँ ठीक है, कभी ना कभी हमारे पास तक भी वो चीजें पहुंचेंगी, उनको भी उतनी ही चीजें जो है, उतनी सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए। अब यहां पर एक चीज आ जाती है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, अगर आप मानव विकास में सुधार नहीं करोगे, ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य पर काम नहीं करोगे, ठीक है, उनकी अच्छी एजुकेशन उनको मिल पाए उस पर काम नहीं करोगे, अगर आप उनकी इनकम पे इंप्रूवमेंट में काम नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये है कि लोगों की जो कैपेबिलिटीज है, उनकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाएगी, लोगों की क्षमताएं। भाई अगर कोई इंसान अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाएगा, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं रह पाएगा, अगर किसी इंसान की इनकम ही इंक्रीज नहीं होगी, तो इसका मतलब है ना कि फिर उसकी क्षमताओं में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो सकती। पॉवर्टी रिडक्शन की आप बात करोगे तो पॉवर्टी रिडक्शन नहीं हो सकता। भाई अगर इनकम ही नहीं बढ़ रही तो गरीबी कैसे घटा दोगे आप? गरीबी हटाने का तो फिर मतलब ही नहीं उठता ना। और सबसे बड़ी चीज आती है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए ना।
समावेशी का मतलब क्या है कि भाई समाज का जितना भी जो भी वर्ग है, वो चाहे पिछड़ा हो या फिर अगड़ा वर्ग हो, हर वर्ग को उसमें क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो, आपकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी हो, या फिर आप कहोगे ट्राइबल कम्युनिटीज हो, जितने भी हो सबको इसका हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मतलब आप कहोगे कि हमारा जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है ना, उन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है, आप उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जानी चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को दी जानी चाहिए, यानी कि जो हमारा मानव विकास है उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। ठीक, अब एचडीआर 2023-24 ये कहता है कि अगर इनकम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात की जाएगी ना, तो भारत का जो स्कोर है वो 31.1% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते हो इंडिया में। ठीक, अब जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात हो रही है, बात होती है कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो कि गरीब हैं, आप उनकी गरीबी कैसे दूर कर सकते हो? जैसे आप देखोगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, अब उसमें क्या किया जा रहा है, लगभग 81.35 करोड़ लोगों को कुछ किलोग्राम राशन क्या कर दिया जाता है, फ्री में दे दिया जाता है। अच्छी बात है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये चीज गलत है। भाई अगर लोग स्ट्रेस में हैं, लोग तनाव में हैं, लोगों को समस्या है, तो गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि वो लोगों की हेल्प करे। अगर गवर्नमेंट लोगों को फ्री में, मान लीजिए कि भाई पेंशन है, जैसे विडो पेंशन की बात हो रही है, भाई विधवाएं हैं उनको अगर सरकार पेंशन दे रही है, क्या बुरा है उसमें? या फिर आप बोलिए कि भाई बेरोजगार हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको अगर सरकार इकोनॉमिकली कुछ हेल्प कर रही है, ठीक है। आप अगर देखिए कि भाई जो हमारा गरीब वर्ग है, पुअर जो सेक्शन है सोसाइटी का, अगर उसको फ्री में फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं या अनाज दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि सब चीजें गलत हैं, बट द पॉइंट इज कि क्या ये चीज उनकी गरीबी को दूर करेगी? मतलब बॉटम लाइन तो लास्ट में ये आ जाती है ना कि आप किसी इंसान को अगर 1,000 1,500 रुपए महीना का दे देते हो कि अच्छा ये लो खर्चे के लिए रख लो, इससे अपना महीने भर का खर्चा चला लेना, आप किसी को राशन दे देते हो कि चलो ये खाने पीने के काम आपके आ जाएगा, तो ठीक है, आप टेम्पररी रिलीफ तो दे रहे हैं, मंथली बेसिस पर आप रिलीफ तो दे रहे हैं, लेकिन क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है? क्या उसको कोई भविष्य दिख रहा है कि हाँ भाई भविष्य में जाकर के मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है? नहीं ना। वो कैसे चेंज होगी? वो चेंज होगी जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। भाई किसी इंसान को आप बेरोजगारी भत्ता तो दे सकते हो कि चलो तुम यार बेरोजगार हो, लो 2,000 रुपए रख लो, ठीक है कोई बात नहीं, आपने पॉकेट मनी दे दी, उसका खर्चा चल रहा है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। लेकिन क्या क्या उसको पूरी जिंदगी भर के लिए ऐसे डिपेंडेंट बना दिया जाएगा? नहीं। अगर उससे रोजगार मिलेगा तो वो इनकम जनरेट करेगा, इनकम जनरेट करेगा, इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, टैक्स पे करेगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि अगर हमें इस इनकम या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना है, ठीक है, इनकम के लेवल्स में जो इनइक्वालिटी उसको कम करना है, वेल्थ में जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप अपनी इकोनॉमी को या इकोनॉमिक ग्रोथ को ना तो सस्टेनेबल बना सकते हो और ना ही इंक्लूसिव बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा ये चीज आ जाती है कि भाई अगर इसी तरीके से ये इनइक्वालिटी बनी रही या बढ़ती रही, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपको सोशल और पॉलिटिकल अपहेवल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ये रिपोर्ट कहती है। यानी कि अगर हम अपने समाज को, अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, तो हमें लोगों के एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, जॉब क्रिएशन पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है हम लोगों ने डिस्कस किया, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सोसाइटी से, इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीज है। अब लास्ट में एक चीज आप लोगों को बता दूं, देखिए हमारा जीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, प्री कम मेंस, जिसमें पॉलिटी की क्लास जो है आपकी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को आती है शाम को 8 बजे। फरिया मैम आपको पॉलिटी पढ़ा रही हैं। ठीक है,
ज्योग्राफी की क्लास आपकी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को आती है, ठीक है। इसकी भी टाइमिंग शाम को 8 बजे रहती है। ये पॉलिटी ज्योग्राफी क्लास आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। तो आप हमारे जीएस फाउंडेशन कोर्स के साथ जरूर जुड़िए। इंस्टाग्राम हैंडल का हमारा ये क्यूआर है, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर है, जहां पर इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। ओके, लास्ट में आप सभी लोगों से कहूंगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर बताइएगा। जितने भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय भारत, जय हिंद।